चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। देखिए बिहार के पटना से जिस तरह की खबरें सामने आई, कुछ इसी तरह की खबरें और वक्फ बोर्ड की करतूतों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को मजबूरी बनाया है। क्या पूरी खबर है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड में सुधार और बिल के जरिए संशोधन क्यों जरूरी है, ये एक ऐसे उदाहरण से आपको समझाएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। मोदी के सांसद ने खुद इसका पुख्ता सबूत दिया है, क्योंकि बिहार के एक गांव पर वक्फ ने दावा ठोककर बवाल मचा दिया है। गांव वाले हैरान हैं और गुस्से में भी। 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल। हाँ। ये आपकी खरीदगी जमीन है। किससे खरीदे थे? हरिराम प्रताप लाल जी के लड़का से खरीदे थे। 50 साल हाँ। पहले। हरिराम प्रताप लाल जी के दादा के नाम से खतियान है, या खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन। 1908 में सर्वे हुआ था, उनके पूर्वज 300-400 बरस से रहते आ रहे हैं। ये सरकारी जमीन है, गैर मालिक है। बोलते हैं कि ये ये कब्रिस्तान है, लेकिन कभी खतियान में तो हिंदू का खतियान बोलता है, कब्रिस्तान तो है ही नहीं पर। अच्छा। ये लोग जानबूझ, ये रास्ता था, पब्लिक रास्ता बनना था, उसको जब बार बार उसको नोटिस देके बंद कराया कि रास्ता कब्रिस्तान का जमीन है। मेरा ही था, खानदानी जमीन था। हाँ। वक्फ की इसी दादागिरी को रोकने के लिए संसदीय कमेटी एक प्लान बना रही है। इसी जेपीसी के सदस्य को गांव जाकर लोगों से मिलना पड़ा। सांसद संजय जायसवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके दस्तावेज देखे। वहाँ पर यह नोटिस टंगा हुआ है कि आप जमीन खाली करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना वह नोटिस वापस ले लिया और यह बताता है कि वहाँ का जो मुतवली है वह किस सीमा तक कानून की बात नहीं मानता है। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उस आदमी ने सबसे पहले जितनी भी वहाँ की सरकारी ज़मीन थी सबों को अपने नाम पे करवाया। उसका सबूत मेरे पास है। 2021 में लोगों ने ऐतराज़ किया कि आप सड़क की ज़मीन और कुएं की ज़मीन आपके नाम पे कैसे, तो उन्होंने ये सारी संपत्तियाँ वक्फ घोषित कर दी। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही करतूत और जबरन दावों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को एक मजबूरी बना दिया है। इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है पटना से सटे फतुआ के इस गांव का मामला, जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। जबकि जिस गांव पर वक्फ ने दावा किया है उस गांव का नाम ही गोविंदपुर है। यहाँ पर 90% आबादी हिंदुओं की है और 10% लोग मुस्लिम समाज के रहते हैं। इस गांव की जमीनें करीब 1910 से हिंदुओं के नाम पर दर्ज है, लेकिन बिना सबूतों के ही वक्फ ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और कहा कि 30 दिनों में लोग गांव खाली कर दे। वक्फ के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री का दावा 1959 का किया जा रहा है, लेकिन अब 2024 में वक्फ इसे खाली कराने को कह रहा है। जबकि आरटीआई से पता चला है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो कागजात दिखाए हैं उसमें वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया जिसमें जमीन दान करने वाले का नाम देना होता है। यानी वक्फ को ये जमीन किसने दान दी बोर्ड को भी नहीं पता। लेकिन जिस गांव में पीढ़ियां गुजरी, बच्चे से बूढ़े हो गए, अब उन लोगों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। ग्रामीणों ने वक्फ की दबंगई के खिलाफ गुहार तो कलेक्टर से भी लगाई, मगर राहत नहीं मिली। तब जाकर मोदी के एक प्रस्ताव से उम्मीद की किरण मिली है। बीजेपी सांसद ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि जेपीसी के सामने खड़े होकर उनके हक की बात कहलवाई जाएगी। मैं निश्चित तौर पर अपने अध्यक्ष जी के पास जाके अपील करूंगा कि हम सभी वक्फ बोर्डों को सुन रहे हैं, सभी उनसे संबंधित सरकार के विभागों को सुन रहे हैं, इनसे पीड़ित लोगों की भी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। हर हालत में इस तरह के लोग जिनके साथ इतना बड़ा घोटाला और धांधली, क्योंकि यह तो बेचारे रेट में चले गए, पर बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो रेट में जा नहीं सकते हैं। हाईकोर्ट में कितने लोग सक्षम है रेट करने के। वक्फ को जो ये अधिकार मिला है कि जहां हाथ रख दो वो जमीन उसकी हो जाती है, फिर आप लगाते रहिए वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर, क्योंकि कोर्ट जाने का रास्ता तो बंद है। इसी में तो सरकार बदलाव करना चाहती है, मगर कुछ लोगों को ये भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में कमला हैरिस पर बोला हमला। कहा हैरिस ने अपराध के प्रति अपनाया नरम रुख।
अमेरिकी विदेश विभाग ने रूसी सरकारी मीडिया पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। यूक्रेन में मॉस्को के सैनिकों के लिए धन जुटाने के लिए सरकारी मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए। रूस में नीतिगत दर बढ़कर पहुंची 19%। खुदरा मुद्रास्फीति दर हुई 9.1%। 2025 में 4% के लक्ष्य पर लाने के लिए और अधिक दरों में वृद्धि की जताई संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अश्वेत एक्सीलेंस कार्यक्रम की मेजबानी की है। हैती के अप्रवासियों के बार में ट्रंप के झूठे दावों का विरोध किया गया। बोइंग कैप्सूल के वापस लौटने पर बोले अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच विल्मोर। कहा बोइंग कैप्सूल को पृथ्वी पर लौटते देखना कठिन। आईडीएफ का लगातार जारी है हिजबुल्लाह पर हमला। दक्षिणी लेबनान के कफर रोमनेनी पर दागे गए रॉकेट। उत्तरी इजराइल के एक्रे शहर में विस्फोट। पुलिस स्टेशन के पास कार में हुआ धमाका। इलाके में मचा हड़कंप। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार मनाई गई जिन्ना की बरसी। कार्यक्रम में पढ़ी गई उर्दू में कविताएं। अब इटली में होगी हिंदी की पढ़ाई। रोम में भारतीय दूतावास ने कहा कि मिलान विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षण को दिया जाएगा बढ़ावा। इंडोलॉजी अध्ययन की परंपरा को किया जाएगा मजबूत। और चलिए जागरूक भारत में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बिल्कुल देखिए तस्वीर ये सामने आई है कि अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मंगेश यादव के परिवार से। और इसके बाद एक बार फिर से जो पहले से राग अलापते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, यानी कि एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। एक बार फिर से परिवार से मुलाकात करने के बाद वही अखिलेश यादव ने कहा जो शुरुआत से कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से अखिलेश ने यह कहा कि यह एनकाउंटर फर्जी है। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में नवाब सिंह यादव, मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल और अब सुल्तानपुर में मंगेश यादव। नाम कई हैं, लेकिन इन्हें संरक्षण देने वाला एक। अपराध कई हुए हैं, लेकिन बचाने वाला एक। पुलिस ने खुलासे भी किए, लेकिन ऐसे आरोपियों को पोषित करने वाला एक। नाम है अखिलेश यादव। लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तभी तो अपराध किसी भी जिले में हो, लेकिन अखिलेश अपराधियों के पीछे खड़े दिखते हैं, या फिर कहें कि साथ खड़े दिखते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश के ट्वीट के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी कि जिस मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जो मंगेश यादव डकैत था, जिस मंगेश यादव ने बाइक चुराई, जिस मंगेश यादव ने सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूटपाट की, उसी मंगेश यादव के परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि जिस युवा मंगेश यादव का जीवन चला गया, उसके शोक संतप्त परिवार का कहना है कि पुलिस मंगेश को 2 सितंबर को लेकर गई थी और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर दिखाया गया। इस प्रकरण की गहन जांच और सख्त कार्रवाई ही कानून व्यवस्था में जनता के खोए हुए विश्वास को वापस ला सकती है। भाजपा ने शासन प्रशासन का नैतिक आधार खो दिया है। अखिलेश यादव का ये स्टैंड तब है जब पुलिस मंगेश यादव के अपराधों को सबूत के साथ सामने रख चुकी है।
लेकिन अखिलेश यादव हैं कि मानने को राजी नहीं। दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। इससे पहले नवाब सिंह यादव के मामले में भी अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग कर अपनी फर्जियत करा ली, क्योंकि डीएनए टेस्ट हुआ तो नवाब सिंह के अपराधों की डायरी खुल गई और अखिलेश को बैकफुट पर जाना पड़ा। हालांकि अब देखना होगा कि एक के बाद एक अखिलेश कब तक अपराधियों के शेल्टर होम बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कानून तो नहीं देखता है कि अपराधी की जाति क्या है, लेकिन अखिलेश यादव अपराधियों के मामले में भी जाति को बीच में लेकर आ गए और लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर यूपी में एनकाउंटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब तक करीब 12,500 एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 6500 से ज्यादा बदमाश घायल हो चुके हैं अब तक, और मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 अपराधी मारे गए हैं। इसके अलावा वाराणसी जोन में 21 अपराधी मारे गए हैं, आगरा जोन में 16 अपराधी मारे गए हैं। और ये देखिए, ये हमने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया है कि अब तक यूपी में एनकाउंटर हुए हैं, क्योंकि लगातार अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। और इस बीच क्या खबर आ रही है दिल्ली से, ये बताएंगी पुनीता। तो बात दिल्ली की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली के पौष इलाके में शुमार यानी कि ग्रेटर कैलाश, जहां पर गोलीकांड की जब खबर सामने आई, इसके बाद दहशत फैल गई। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को लेकर पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार दबिश दी जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन का मामला निकलकर सामने आया। अब इसी के एंगल से पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खबर देखिए। क्राइम की फाइल में अपने नाम कई केस दर्ज करवाने वाला लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन बाहर उसके साथी एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देकर कई लोगों की जान लेकर दहशत फैला रहे हैं। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुआ गोलीकांड इस बात का सबूत है, जहां जिम संचालक नादिर शाह पर चली एक के बाद एक कई गोलियों से दिल्ली थर-थर कांप गई। इसे कानून का डर कम होना ही कहेंगे, क्योंकि जिम के बाहर खड़े संचालक पर एक शख्स आकर बीच रास्ते ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है और तब तक गोली मारता है जब तक जिम संचालक दम नहीं तोड़ देता। हालांकि हत्या की वजह पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। इसे लेकर स्पेशल सेल अभी छानबीन कर रही है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने जिस जिम संचालक पर गोलियां चलाई, उस शख्स का नाम नादिर शाह है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम चलाता था। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने तो इसे गैंगवार से जुड़ा मामला बताया था, लेकिन अब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ था, क्योंकि लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये पोस्ट देखिए जिसे रोहित गोदारा ने लिखा है। गोदारा लिखता है कि दिल्ली में नादिर शाह का जो मर्डर हुआ वो हमने करवाया, हमारे भाई तिहाड़ में हैं। समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि नादिर शाह हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधे में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने मरवा दिया। गोलीकांड और फिर सामने आई इस पोस्ट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी एक्शन में है और अब तक नादिर शाह हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद 2 लोगों को छोड़कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, स्पेशल सेल की जांच में यह भी सामने आया कि हत्याकांड की साजिश विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने रची थी, जिसके बाद गोलीकांड का जिम्मा तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा को सौंपा गया था। हालांकि इस गोलीकांड के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अपराध